नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को लेके हमारी क्लासें चल रही थी। हमने 7 क्लासों को कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पिछली क्लासें देख लेना, हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सेशन है। आज हम क्लास नंबर 8 लेकर आए हैं। उसमें पढ़ेंगे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी को। ये गुप्त जी का है वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में क्या क्या योगदान है, मैं इजी वे में आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगी। बट उससे पहले मेरी आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। अब आपसे पूछ लिया जाए भी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हैं, उसकी रचना का क्या नाम है, तो आपको बताना है, रचना का नाम आपको बताना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। कैसा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। कैसा इतिहास लिखा? वैज्ञानिक इतिहास, आपको याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए वो जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास, वैज्ञानिक जो इतिहास है, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, कब प्रकाशन हुआ, तो आपको बताना है 1965 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अब आगे देखो, नोट लगा के मैंने लिखा है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। इन्होंने यानी कि इन्होंने गुप्त जी ने आदिकालीनी साहित्य को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। देखो यहाँ एक क्वेश्चन बन रहा है, आप ध्यान दो। भी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने आदिकालीनी जो साहित्य है उसको कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। किसने बांटा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने बांटा। किसको? आदिकालीनी साहित्य को कितने भागों में? 3 भागों में। ये याद आपको रखना है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं देखो, नंबर 1 पर है धर्माश्रित, नंबर 2 है राज्य आश्रित और नंबर 3 है लोक का आश्रित। ठीक है, तो जो धर्माश्रित है वो किस आधार पर लिखा गया है? धर्म को आधार मानकर लिखा गया है। उस टाइम क्या था, सिद्धनाथ और जैनों का जो धर्म था, जो संप्रदाय था, उसका बहुत ज़्यादा प्रचलन था। तो उन्होंने इसके आधार पर इसको क्या बांट दिया, इसे धर्माश्रय में किसको शामिल कर लिया? सिद्धनाथ और जैनों को शामिल कर लिया, आपको ध्यान रखना है। और राज्य आश्रित का मतलब क्या होता है? जिसमें राजाओं के गुणगान किए जाते हैं, राजाओं की प्रशंसा की जाती है, वो राज्य आश्रित कहलाते हैं। इसमें जितने भी रासो साहित्य हैं उसको शामिल किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लोकाश्रित का मतलब होता है, क्या होता है? लोक मनोरंजन की रचनाएं, यानी जो आम जनता है उनकी मनोरंजन के लिए रचनाएं लिखी गई। उसमें कौन कौन सी शामिल है देखो आप, उसमें एक तो है पदावली, ठीक है, आपको याद रखना है। दूसरी है खुसरो की पहेलियाँ। ठीक है, मेन बात, आदिकालीन साहित्य को गुप्त जी ने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। फिर भाग कौन कौन से हैं? धर्माश्रित, राज्याश्रित, लोकाश्रित। फिर धर्माश्रित में किस संप्रदाय को शामिल किया? सिद्धनाथ और जैनों को। राज्याश्रित का मतलब होता है राजाओं की प्रशंसा करना, राजाओं के गुणगान करना। तो सब सारे जितने भी राजसो साहित्य थे वो इसमें शामिल किए। और लोकाश्रय का मतलब है लोक मनोरंजन की रचनाएं। लोकाश्रय का मतलब है लोक मनोरंजन की रचनाएं। इसमें क्या क्या आया? पदावली और खुसरो की पहेलियां। ठीक है, ये तो गुप्त जी का योगदान था। अब मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, आप देखो। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से संबंधित हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किस भाषा में किया गया? ये जो मैंने क्वेश्चन ऐड किए ना इसमें, वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास आपसे पूछ लिया जाए भी किस भाषा में किया गया, तो आपको पता है, मैंने बताया है पिछली वीडियो में, फ्रेंच विद्वान कौन हुए हैं, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। और विधेयवादी पद्धति के जनक आपसे पूछ लिया जाए, जनक पूछ लिया जाए तो तैन मुद्दे देना है, लेकिन पद्धति को अपनाया किसने, तो याद रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, इस पद्धति को आधार मानकर अपना जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें मतलब योगदान किसने दिया, तो आपको बताना है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी। और साहित्य इतिहास लेखन की समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए किसको? देखो, रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य को। किसको? रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, हिंदी साहित्य के वर्ध इतिहास लेखन में अग्रणी संस्था कौन सी है, तो आपको बताना है नागरी परिचारणी सभा काशी। ठीक है,
नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो इस साहित्य यानी इसकी साहित्य भक्तिकालीनी साहित्य का बार आना वैसा ही होता जैसा आज है। यानी मैं यहाँ किसके लिए आया है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, और ये पूरी परिभाषा किसकी दी गई है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जब भक्ति काल के टाइम, जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बोला था कि जो आम जनता है मुसलमानों के अत्याचारों से दुखी होकर भगवान के चरणों में चली गई है, अग्रसर हो गई है भक्ति में, उन्होंने ये माना था भक्ति कैसे भक्ति का उदय हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना कि भी लोग मुसलमानों के अत्याचारों से आम जनता परेशान होकर भगवान के चरणों में चली गई और भक्ति का उदय हो गया। लेकिन जब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बात का विरोध किया तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कैसे उसका उत्तर दिया, देखो कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ अगर इस्लाम नहीं आया होता तो इस साहित्य यानी कि साहित्य भक्तिकालीनी साहित्य का वार आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये पंक्ति आपको याद रखनी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो नेक्स्ट में लिखा है, हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का वह प्रस्तर यानी पत्थर जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है, कथन किससे संबंधित है, ये आपसे पूछ लिया जाए तो आचार्य शुक्ल के इतिहास से संबंधित है, आपको ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है जगाया नहीं है, ये कथन किसका है। भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हुए हैं हिंदी साहित्य के इतिहासकार, हिंदी इतिहास लेखन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उस मतलब शुक्ल जी के बारे में ऐसा किसने कहा है कि शुक्ल जी ने इतिहास को जुटाया है जगाया नहीं, तो आपको ध्यान रखना है किसने कहा है, जिनेंद्र जी ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पूरे भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर कितने, देखो किसको, भक्ति काल को कितने भागों में, 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान कौन है। आपसे पूछ लिया जाए भी भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर शुद्ध रूप से धार्मिक रूप से सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज हमारी हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की जो परंपरा थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। 8 विद्वानों का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा, मैंने हर वीडियो में आपको इजी वे में समझाने का प्रयास किया है। आपने अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा होने वाला है काल विभाजन को लेकर, आप वो भी देखना। अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।